In this video, we will discuss about definition of political science, scope of political science and relation of politics to other social science. Political word का मतलब होता है पावर या अथॉरिटी, और हर एक चीज़ जो पावर या अथॉरिटी से रिलेटेड होती है उसे हम पॉलिटिकल कहते हैं। जैसे कि स्टेट, गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस की हमने बात की है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस के पास कहीं ना कहीं पावर और अथॉरिटी होती है। सो अगर इनके पास पावर और अथॉरिटी है तो ये पॉलिटिकल है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। एरिस्टोटल ने आइडियल स्टेट, रिवॉल्यूशन, स्लेवरी, सिटीजनशिप एंड थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे टॉपिक्स पर उन्होंने स्टडी की है। ठीक है, सो पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस की ही एक ब्रांच है या फिर सोशल साइंस का ही एक पार्ट है। डेफिनेशंस बाय डिफरेंट ऑथर्स ऑफ ट्रेडिशनल व्यू, ऐसे ऑथर्स जिनका ट्रेडिशनल व्यू था पॉलिटिकल साइंस पर, उन्होंने क्या डेफिनेशंस दी हैं। पॉल जेनेट के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस का वो पार्ट है जिसके अंदर हम एक स्टेट की फाउंडेशन और गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं। गैरिस के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस सिर्फ और सिर्फ स्टेट से कंसर्न्ड है और साथ ही उन सभी एसेंशियल कंडीशन से कंसर्न्ड है जो एक स्टेट के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो गैरिस ने सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का जो दायरा है उसको स्टेट तक ही सीमित रखा। अमेरिकन प्रोफेसर गार्नर ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट भी स्टेट से होती है और एंड भी स्टेट से ही होती है। ट्रेडिशनल जो व्यू है इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस को एक सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर ही देखा गया है, मतलब उसी दायरे में देखा गया है, जैसे कि गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर्स, जुडिशरीज, इलेक्टोरल सिस्टम, और इसके अंदर ये एग्जामिन किया जाता है, मतलब कि ट्रेडिशनल व्यू के अंदर, कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये स्ट्रक्चर्ड हैं, ये कैसे फंक्शन करेंगे और क्या इनका मतलब रोल होगा पॉलिटिकल बिहेवियर को शेप करने में। ठीक है, सो ट्रेडिशनल व्यू के अंदर जो ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर दिया गया। और इसके अलावा यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है जैसे कि इलेक्शंस, पॉलिसी मेकिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी पॉलिटिकल प्रोसेसेस के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया। और इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस है इसके अंदर कंपैरेटिव एनालिसिस भी इंक्लूडेड है, मतलब जो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, पॉलिटिकल कल्चर हैं, उन सबको एनालाइज किया जाता है। उनके अंदर क्या पैटर्न्स हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, रीजन्स के अंदर, इन सब को यूज़ किया जाता है कि ये कैसे एक पॉलिटिकल आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर शेप करते हैं। और इसमें एनालाइज किया जाता है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स और डेवलपमेंट्स ने कैसे पॉलिटिकल डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस किया है या फिर डेवलप किया है। ठीक है, सो ट्रेडिशनल व्यू काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी रहा, लेकिन इसका जो दायरा था वो काफ़ी ज़्यादा सीमित था। अब हम पॉलिटिकल साइंस की कुछ मॉडर्न डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। देखो, जो पॉलिटिकल साइंस की मॉडर्न डेफिनेशन है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसके अंदर पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, पावर डायनामिक्स एक सोसाइटी के अंदर किस तरीके से हैं उन सबको स्टडी किया जाता है। देखो, जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है इसके अंदर हम बाकी डिसिप्लिन जैसे सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, इन सब के साथ जो पॉलिटिकल साइंस है उसका क्या रिलेशन है उस सब को हम स्टडी करते हैं। साथ ही फोकस किया गया है पावर के ऊपर कि किस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है एक सोसाइटी के अंदर। इसके अंदर पॉलिटिकल एक्टर्स के बिहेवियर, इंस्टीट्यूशंस, सोशल मूवमेंट्स, इन सब को स्टडी किया जाता है। और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी हम एक कंपैरेटिव और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट रीजन्स जो हैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स, आइडियोलॉजीज़ को हम स्टडी करते हैं और इससे हमें पता चलता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के क्या पैटर्न है, डेमोक्रेटाइजेशन, गवर्नेंस, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है पॉलिटिक्स पे, वो सब हम मॉडर्न जो पॉलिटिकल साइंस है इसके अंदर स्टडी करते हैं। और इसका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। सो पॉलिटिकल साइंस को हम सिर्फ स्टेट या गवर्नमेंट के दायरे में ही सीमित नहीं कर सकते। ठीक है, मैक्स वेबर ने कहा है कि पॉलिटिक्स इज़ द स्ट्रगल फॉर पावर और द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ दोज पावर्स। जो पॉलिटिक्स है ये पावर के लिए एक स्ट्रगल है। अगर हम स्कोप की बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप बहुत बड़ा है। ठीक है,
सो पॉलिटिकल साइंस के अंदर मतलब जो इसका स्कोप है, इसमें हम पॉलिटिकल बिहेवियर, इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेसेस, सिस्टम्स, इन सब की बात करते हैं। देखो, अगर हम बहुत ही मतलब जो है बहुत ही मेजर अगर उसमें हम डिवाइड करें तो पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल बिहेवियर, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, और हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ये सब बोल सकते हैं। मतलब जो स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का वो कम नहीं है, बहुत बड़ा स्कोप है। इनफैक्ट हम मतलब कि हर एक चीज़ के अंदर हमें पॉलिटिक्स मिलती है। अगर हम अपनी फैमिली की बात करें या एक सोसाइटी की बात करें, ऑल ओवर अगर हम वर्ल्ड की बात करें, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हर जगह हमें पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। तो स्कोप बहुत बड़ा है। सो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी। सो पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये भी पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है। देखो, जो स्कोप होता है उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ है या कोई भी बात है, सो वो उसके स्कोप के अंदर आती है। उसी तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम जो डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके व्यूज़ की स्टडी करते हैं, उनके आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं कि जस्टिस के ऊपर डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपने क्या व्यूज़ दिए हैं। उसी तरीके से पावर, लिबर्टी, डेमोक्रेसी और अथॉरिटी। नेक्स्ट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर हम पॉलिटिकल रिजीम्स की स्टडी करते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, पब्लिक पॉलिसीज़, ठीक है। और हम इन सबको कंपेयर करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर किस टाइप की पॉलिटिक्स है या किस टाइप के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। वहीं हम उन सबको दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, किसी और कंट्री में किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ भी डिफरेंट होती हैं। सो वो सब जब हम कंपेयर करते हैं सो वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर आता है। Next is international relations. It focus on interactions between states, international organizations, non-state actors and global issues. इन सब के बीच का जो भी इंटरेक्शन है, देखो जो पूरा वर्ल्ड है वो कैसे ना कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी हुई है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि ट्रेड के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ठीक है। सो वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस का ही एक पार्ट है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स, ग्लोबलाइजेशन, वॉर, डिप्लोमेसी, ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर हम वोटिंग बिहेवियर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इन सब की स्टडी करते हैं, ठीक है। मीडिया और जो सोशल नेटवर्क्स हैं उनका पॉलिटिकल एटीट्यूड्स की तरफ क्या इन्फ्लुएंस है। अगर हम आज देखें तो देखो जो भी पॉलिटिक्स आगे होगी वो ज़्यादातर जो है सोशल मीडिया के थ्रू होगी, ठीक है। सो क्योंकि जो लोग हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपना इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया के थ्रू जो है जनरेट करेंगे। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इसके अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरीज, इलेक्टोरल सिस्टम, इन सब की स्टडी की जाती है। और पॉलिटिकल साइंस को हम स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ स्टेट या फिर स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन ऑफ पॉलिटिक्स टू अदर सोशल साइंसेस। बाकी सोशल साइंस के साथ पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या रिलेशन है पॉलिटिकल साइंस का। सो जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है इसके अंदर हम सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। सो ये जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी बात हम पॉलिटिकल साइंस में भी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में ये इंस्टीट्यूशंस जो होंगे उनको हम गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर या पॉलिटिकल पार्टीज़ कहेंगे। वहीं जब हम इन इन सोशल स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशंस की बात सोशियोलॉजी में करेंगे तो वहाँ पर हम फैमिली, एजुकेशन और रिलीजन की बात करेंगे। सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस ये दोनों डिसिप्लिन्स हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसे ये इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की पॉलिटिकल और सोशल लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। एक फैमिली या फिर एक जो रिलीजन है ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये सब किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है ये फोकस करती है फॉर्मल पॉलिटिकल पावर पे। ये जो पावर है ये गवर्नमेंट या फिर स्टेट एक्टर्स के पास होती है।
वहीं पर अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर पावर का एक बहुत ब्रॉडर व्यू है। सोशियोलॉजी में हम ये एग्जामिन करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पावर को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। और वहीं पर पॉलिटिकल साइंस में तो हम सिर्फ एक फॉर्मल पॉलिटिकल पावर वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे कि गवर्नमेंट ही पावर का यूज़ कर सकती है, स्टेट एक्टर्स ही कर सकते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी में ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब एक फैमिली के अंदर किस तरीके से पावर को डिवाइड किया गया है या किसके पास ज़्यादा पावर है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। सो वो फैमिली टू फैमिली जो है वो क्या करेगी, वो चेंज होती हमें दिखाई देगी। लेकिन वहीं पर अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो उस पोजीशन पर, या अगर हम गवर्नमेंट के एक पोजीशन की बात करें, वहाँ पर अगर कोई पर्सन है तो उसकी क्या पावर्स होंगी, और वहाँ पर अगर हम किसी और पर्सन को लाकर बिठा दें उसकी क्या पावर्स होंगी, वो सेम रहती है, ठीक है। रिलेशन टू हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस हिस्टोरिकल एनालिसिस पर रिलाई करती है, जिससे हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, आइडियोलॉजी, सिस्टम्स, इन सब के डेवलपमेंट को समझते हैं। सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे बने, या जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं वो कैसे आई, कैसे सिस्टम्स बने, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, या कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का क्या मीनिंग है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनकी हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं, हम उनकी हिस्ट्री में जाकर देखते हैं। या कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इवॉल्व हुआ है, जुडिशरी बनी है, सो जुडिशरी की हम हिस्ट्री को देखेंगे अच्छे से, ठीक है। कैसे जो है ये जुडिशरी वाला कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। सो देखो हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हिस्ट्री हमें एक बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो ये हमने बात कर ही ली, ठीक है। सो जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, हिस्ट्री प्रोवाइड्स वैल्यूबल कॉन्टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन्स एंड इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस सच एज गवर्नमेंट सिस्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशंस एक्सेट्रा। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हम चाहे किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करें, सो उसमें कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें दिखाई देता है। रिलेशन टू इकोनॉमीज़, यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। इसमें हम एनालाइज करते हैं कि कैसे पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मार्केट के बिहेवियर, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। सो जो हमारे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर गवर्नमेंट है या स्टेट है, वो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लेके आते हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लेके आते हैं। सो उन सब का इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अगर हम अपनी ही गवर्नमेंट की बात करें, हमारी गवर्नमेंट काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लेकर आती है। सो वो पॉलिसीज़ कैसे हमारे जो मार्केट्स हैं, ठीक है, मार्केट्स के अलावा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, इन सबको कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, और कैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ये सब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, इन सब के पैटर्न्स को शेप करते हैं। देखो जो बहुत बड़ी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, उनका बहुत लार्ज इम्पैक्ट होता है, ठीक है। सो ये जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कोई डिसीजन लेते हैं, सो उसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर हमें देखने को मिलता है। रोल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, पॉलिसीज़, ये कैसे इंटरवीन करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने में, और कैसे एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये एक ऑब्स्टिकल की तरह आती हैं। सो ये सारे पॉलिटिकल डिसीजंस एक रीजन की या फिर एक स्टेट की जो इकोनॉमी है उसको इम्पैक्ट करते हैं। Next is relation to psychology. It contributes to the study of political behavior by examining individuals and group level factors that influence political attitudes, beliefs and action. हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से अगर पॉलिटिक्स के अंदर कोई डिसीजन लिया गया या एक पॉलिसी आई है, वो इंडिविजुअल या ग्रुप लेवल पर किस तरीके से लोगों के एटीट्यूड्स, उनके बिलीव्स और उनके एक्शंस के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। सो इसकी सारी जो स्टडी है वो हम साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। सो बेसिकली जो सब्जेक्ट साइकोलॉजी है ये बिहेवियर की स्टडी करता है। सो उसको हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो काफ़ी सारे मेथड्स को यूज़ करके इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो हैं वो परसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं और रेस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशंस और इवेंट्स में।
अगर देखो हमारे यहाँ पे जैसे MSP आई थी, ठीक है, सो उस पे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया। सो जो पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे वो ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसने ये एक्शन लिया है या गवर्नमेंट MSP लेकर आई है, सो उसका जो है लोगों ने, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं, उन्होंने उसको किस तरीके से परसीव किया है और किस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है या रिएक्शन दिया है, ठीक है। सो ये सारी स्टडी पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। और साइकोलॉजी से हम पॉलिटिकल लीडरशिप की स्टडी कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग की स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जो है वो कोई भी अगर एक्शन लेती है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब स्पीच देती है या कुछ भी जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, सो उसको एनालाइज करने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको अच्छे से स्टडी करते हैं कि अगर हम ये चीज़ बोलते हैं, मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ये चीज़ बोलते हैं, तो उसका लोगों के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होगा, लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। सो साइकोलॉजी को पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट इज रिलेशन टू जियोग्राफी। कैसे जियोग्राफिकल फैक्टर्स जैसे टेरिटरी, रिसोर्सेज, लोकेशन, ये एक स्टेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिवर्स के ऊपर हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हर एक स्टेट के अंदर। मतलब कि अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है दो स्टेट्स के बीच में, तो वहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंटरनेशनल सिस्टम, एक इंटरनेशनल सिस्टम हम एक ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, वहाँ पर जो पावर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो भी इन्फ्लुएंस करता है। नाउ फैक्टर्स सच एज एक्सेस टू स्ट्रेटेजिक वाटरवेज, नेचुरल रिसोर्सेज पे किसका कंट्रोल होगा, और जो बॉर्डर्स हैं या बाउंड्रीज़ हैं, ये सब भी पॉलिटिकल डायनेमिक्स को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं या इम्पैक्ट करती हैं। अगर हम ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सो एक ज्योग्राफी के अंदर जो पॉलिटिक्स होगी वो किस चीज़ पर होगी, बॉर्डर्स पर होगी, नेचुरल रिसोर्सेज या फिर स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंटरस्टेट राइवलरीज भी होती हैं, रिसोर्सेज के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। और कई बार फिज़िकल और कल्चरल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं बॉर्डर्स के एस्टेब्लिशमेंट में और उनकी मेंटेनेंस में। फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, टोपोग्राफी, ये सब पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरीज को भी शेप करती हैं अलग अलग रीजन्स के अंदर, और वहाँ की रीजनल डिस्पैरिटी की पावर और प्रॉस्पेरिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। सो ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। कई बार जो कंट्रीज़ हैं या स्टेट्स हैं उनके बॉर्डर्स ज्योग्राफी के थ्रू जो है डिवाइडेड होते हैं। ज्योग्राफी के अंदर देखो बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं, जैसे कि हम रिवर्स की बात करें, सो रिवर के बेसिस पर भी हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स के बॉर्डर्स बने हुए हैं। बीच में हिमालयाज़ हैं, सो वो एक तरीके का बॉर्डर है जो इंडिया को चाइना से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। सो ये जो सारी चीज़ें, और वहीं पर हाँ ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो हिल्स हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है उनको जो हमारी साइड में जो नेबर कंट्री है उससे जो है क्या करते हैं, अलग करते हैं। सो ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। सो जो कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, सो वहाँ पर हमें ज़्यादा पॉलिटिक्स दिखाई देती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेशन टू ज्योग्राफी, ठीक है। सो हमने बाकी सोशल साइंस के साथ पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है इसको स्टडी किया है। इससे पहले स्कोप एंड डेफिनेशन की बात की। लेट्स एंड दिस टॉपिक हियर। थैंक यू सो मच।